बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद। प्रोग्राम इज़हार विद राशिद महमूद में आपको वेलकम करता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का ये ख़ुसूसी टॉक शो जो है वो सऊदी अरब के यौम तासीस के हवाले से है। पाकिस्तानियों का सऊदी मईशत में क्या किरदार है, सऊदी अरब की तरक्की और तरोीज में पाकिस्तानियों का क्या किरदार है, आज इस पर हम बात करेंगे। सऊदी मईशत पर बात करेंगे और यौम तासीस की जो अहमियत है उसको उजागर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर के एक माहिर मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने हम पिछले जो एक या दो डिकेड्स को हम देखें सऊदी अरब के हवाले से, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने ट्रमेंडस डेवलपमेंट की है और इसका सऊदी मईशत में और तरक्की में बहुत किरदार रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमाया, आपने खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से है, तो ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसका किसी मुल्क की तरक्की में क्या किरदार होता है और उससे कितनी सब इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं सऊदी अरब के तनाज़ुर में? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत भुट्टा साहब का, उन्होंने आज ये मौका दिया, और राशिद साहब का भी माशाल्लाह जो है वो जब भी महफिल अटेंड की है और बड़े ज़बरदस्त सब लोगों ने इज़हार ख्याल किया और बड़ा टेक्निकली पॉजिटिव है जो है वो लर्निंग सेशन, एक इंटेलेक्चुअल किस्म का मौका मिल रहा है अटेंड करने का। तो मैं इसमें क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा चाहूँगा कि चूँकि मैं अल इमाम यूनिवर्सिटी से हूँ, तो आज का जो आपने शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया कि सेशन जो है वो फाउंडेशन डे के हवाले से भी है, तो सऊदी अरब में ये फाउंडेशन डे जो है वो जो पहला जो किंग था जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, तो वो इमाम मोहम्मद बिन सऊद है, उसी के नाम पे हमारी यूनिवर्सिटी है। इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसी पहले जो किंगडम बना था उसी के नाम पे जो है ना ये यूनिवर्सिटी है। अब रियाज में दो यूनिवर्सिटियाँ जो है ना वो गवर्नमेंट की हैं, एक किंग सऊद यूनिवर्सिटी और एक इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका कह लें कि पाकिस्तान से भी एक बड़ा मतलब एक स्ट्रॉन्ग लिंक है। जो इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है और जो फैसल मस्जिद है ये इसी अल इमाम यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट हैं। तो अभी भी इस वक्त जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक वीसी होता है और एक जो है ना उसका प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट जो है ना वो अल इमाम यूनिवर्सिटी से करता है। तो एक मतलब उसका ये मैं चाह रहा था कि फाउंडेशन डे के हवाले से थोड़ा सा, तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया है उस पर देखिए, आई एम सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो है ना आपने कंस्ट्रक्शन में बात की है, तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हम सिविल इंजीनियरिंग को जो है ना वो 6 स्ट्रीम्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और फिर इस तरह एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। तो अब कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आता है। कह लें कि ये सिविल इंजीनियरिंग की एक बिजनेस साइड होती है ना, उधर सारे जो प्रोजेक्ट्स हम करते हैं उसकी बिजनेस साइड जो है ना उसको हम इसमें कि फिजिबिलिटी स्टडी कैसे है, उसको जो है ना मनी मैटर्स को किस तरह देखना है, उसके मटेरियल्स को, उसकी क्वालिटी को, उसको जो है ना वो मैन पावर को, ये सारी चीज़ें जो है ये हम कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं। अब देखिए सऊदी अरब की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो तो एक्सपेंशनली उसकी ग्रोथ हुई है। अब पिछले किंग अब्दुल्ला के दौर से देख लें और वो कंटिन्यूसली मतलब चल रहा है। तो इसमें जब आप कंस्ट्रक्शन का नाम लेते हैं तो उसमें फिर हम कंस्ट्रक्शन को भी हम 4 जो है ना मेन डिवाइड करते हैं कि जैसे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, उसमें सब लोग आप समझते हैं कि ये आप सिंगल फैमिली होम बना रहे हैं, टाउन हाउसेस बना रहे हैं, इस तरह मतलब अपार्टमेंट बन रहे हैं, कंडोमिनियम बन रहे हैं। तो दूसरा जो है ना वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम ये सारे जो है ना वो इंडस्ट्रियल प्लांट लेके आते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट हैं, सारा ये हम इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में लेके।
फिर उसके बाद बिल्डिंग सेक्टर आता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसमें हम सारा ये आपके स्कूल्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके यूनिवर्सिटियाँ हैं, या इस तरह के जितने गवर्नमेंट की ऑफिस हैं, तो ये सारा, और शॉपिंग मॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें लेके आते हैं बिल्डिंग में। तो कोई थिएटर्स हैं या जो भी रिक्रिएशनल फिटनेस सेंटर हैं, तो ये हम उसको बिल्डिंग में कवर करते हैं। फिर जो है ना हैवी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में हम लेके आते हैं कि हम जो है ना वो जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिजेस हैं या टनलिंग है, डैम्स हैं, इस तरह के इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे जो है वो हैवी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। इवन ऑयल पाइपलाइंस हैं, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है। अभी आप देखें रियाज में जो है वो पानी एक दमाम से पहले आ रहा था, अभी जो है ना ये जो बेल से मतलब पानी लेके आ रहे हैं, तो 400 किलोमीटर से ये वाटर सप्लाई की पाइपलाइन आ रही हैं। तो इतने बड़े बड़े मतलब सऊदी अरब में अभी भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें कि रेड सी प्रोजेक्ट है या न्यूम सिटी प्रोजेक्ट है, और किदिया है, तो किंग सलमान पार्क है, और सारे हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं या पाकिस्तान की लेबर है, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान की माशाल्लाह जो है ना यहाँ पे सऊदी अरब में कोई 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है ना वो रहते हैं, 25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे। तो उसमें एक इंजीनियर्स का एक मेन रोल है, और उसमें आपकी जो लेबर है, तो पाकिस्तानी बहुत सारे जो है ना वो लेबर के लोग जो है ना वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन हमें थोड़ी ज़रूरत इसमें है कि थोड़ा हम आजकल जो अभी ट्रेंड आ रहा है कि हमारे लोग जो है ना वो एक अनस्किल्ड लेबर के भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो उनको हम स्किल्ड लेबर पे लेके आएँ, ताकि अगर इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन हो, अगर मेसन आता है तो वो भी एक सर्टिफाइड मेसन हो, और इस तरह प्लम्बर है तो वो सर्टिफाइड प्लम्बर हो, कारपेंटर सर्टिफाइड कारपेंटर हो, ताकि वो अपने अपने एरिए में जो है ना वो उनको फिर जो है ना, जिस तरह आपने जिक्र किया फिलिपिनोज़ का, तो वो सारे के सारे वो टेक्निकली थोड़ा सर्टिफाइड होते हैं, तो इसलिए उनकी जो है ना वो पे स्केल फिर थोड़ा अप होता है। तो हमारे जो है ना बहुत सारी लेबर जो है ना वो एक अनस्केल्ड में काम कर रही है, तो इसके बावजूद भी माशाल्लाह जो है ना वो बड़ी एक ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानियों की, और सऊदी अरब को डेवलप करने में। तो ये एक कंटिन्यूस है, और ये इंशाल्लाह इसी तरह ही चलता रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे सऊदी अरब अभी जो इनके जो प्लान्स हैं उसमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उसमें इतनी ज़्यादा ये इंजीनियर्स की और लेबर की और फिर ये सारे टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है। तो ये हमें पाकिस्तानियों के लिए माशाल्लाह जो है ना वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी भी आप कहीं भी जाते हैं तो आपको हर जगह जो है ना वो पाकिस्तानी माशाल्लाह जो है ना वो मिलते हैं, तो हर सेक्टर में है, और इस तरह कंस्ट्रक्शन में भी, इंजीनियरिंग में भी, तो यूनिवर्सिटियों में भी मतलब जो टीचिंग में जो है ना हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सऊदी अरब की डेवलपमेंट में। तो कंस्ट्रक्शन आप इसको देखें, आप यहाँ पे बैठे हुए आप घर की एग्जांपल लें ना, तो कंस्ट्रक्शन के कहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो 85 इंडस्ट्रीज उसकी बैक पे चल रही होती है। तो आप मतलब आप एक घर बना रहे हो, तो आपको क्या है वो उसमें सीमेंट चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, उसमें आपको स्टील चाहिए। आप जब उसको बिल्ड करते हैं, फिर आपके इलेक्ट्रिकल के कितने जो है ना कंड्यूट्स हैं, वायर्स हैं, स्विचेस हैं, डिफरेंट लाइट्स हैं। तो इस तरह मैकेनिकल के भी आप देखें कि आपके सारे ये वाटर सप्लाई के पाइप्स हैं, सीवरेज के हैं, इवन आप कोई अंदाज़ा लगाएं कि कभी आप मतलब जस्ट वॉशरूम में किस किस्म की टाइल्स लगी हुई हैं, तो और जो वाटर टैप हैं या स्विचेस हैं, तो और फिर आप बेडरूम में कितनी चीज़ें हैं जो कि एक घर बनाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है। आप हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सोफ़े हैं, और ये देखें जनाब वो मोबाइल फ़ोन है, और मतलब कितनी सारी आइटम हम काउंट कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ना वो आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको रेज करने में जो है ना वो हेल्प करती है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा करती है सब लोगों के लिए, जिसमें लोग जो है ना वो एक इन्वायरमेंट में बैठ के काम करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन एक कह लें कि इंजन है जो कि इकानमी को ड्राइव करता है।
जी डॉक्टर रफ़ी साहब, आपसे बात हो कंस्ट्रक्शन के मौजू के ऊपर, तो आप ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसके तनाजुर में पाकिस्तान की मैं बात करूँगा। पाकिस्तान के बारे में हम जानते हैं कि वो एक ज़रई मुल्क है, लेकिन आजकल जो सूरत हाल हो रही है, ज़रई ज़मीनों के ऊपर जो कल्टिवेटेबल लैंड है उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और ज़रई ज़मीनें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे और ज़िम्मेदारान को आप क्या मशवरा देते हैं? तो उसमें उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन मेनली जो आता है कि पाकिस्तान में चूँकि बाकी सेक्टर्स जो है ना थोड़ा स्लो डाउन हुए, तो लोगों ने जो है ना वो समझा कि अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें उनकी जो है ना रिटर्न ज़्यादा है। और तो उसमें हमने थोड़ा जो एक सिटी एक होता है कि हम सिटी की जो ना वो मास्टर प्लान बनाएं, उसकी सिटी रीजनल प्लानिंग करें। तो हमने जो ना वो उसमें बहुत सारी एक पाबंदियाँ लगाई हुई थी कि आप मतलब इस सेक्टर में आप इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो बाकी दुनिया जो है ना वो सारा वर्टिकली जा रही है। अब देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब 220 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो सिटी तो एक्सपैंड हो रहे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। तो उसमें फिर यह है कि लोग चूँकि और सेक्टर जो है ना थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है इकानमी में, तो उससे फिर लोगों ने जो है ना वो इसको ज़्यादा सेफ समझा और इस साइड पे जो है ना वो एक सोसाइटियाँ बनना शुरू होगी। और इसको पॉलिटिशियंस भी और सारे बिजनेसमैन भी और जो हमारे प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उन्होंने भी जो है ना इनमें सारा रोल प्ले किया है। तो इसमें यह है कि हम लोग जो है ना वो वहाँ पे थोड़ा ये अगर हम जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो अपने प्लान बनाएं और उसमें लोगों को अलाउ करें कि आप वर्टिकली जो है ना ऊपर जाएं, जैसे जापान में या हांगकांग में आप लोग जो है ना वो न्यूयॉर्क में, तो सारा वर्टिकली साइड डेवलपमेंट हो रही है। तो हम लोग वहाँ पे, अब मुझे हालांकि इस्लामाबाद में था कि ब्लू एरिया में भी आप जो है ना वो 20 स्टोरी से ऊपर नहीं जा सकते थे पहले। तो इस तरह जो है ना वो एक आपके लॉज जो है ना उनको अपडेट नहीं किया गया है। तो इन चीज़ों से फिर जो है ना वो लोग वर्टिकली नहीं गए, लोग जो है ना वो इस तरह जब हॉरिजॉन्टली जो है ना वो स्प्रेड होता गया और जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी उस पर सारी की सारी सोसाइटियाँ बनना शुरू हो गई। तो जिसको मेरा ख्याल है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हमें जो है ना वर्टिकली अलाउ करना चाहिए। देखिए सऊदी अरब में भी जो है ना आपने देखा कि वर्टिकली जो है ना वो सारी ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस टावर सारे जो है ना वो वर्टिकली बन रहे हैं। तो पाकिस्तान में जैसे आप देखें कि एक जो जैसे सेंटोरस ही है उसकी अकोमोडेशन पूरे एक सेक्टर के बराबर हो जाती है। तो अगर आप वर्टिकली जाएंगे तो फिर आप लैंड को भी सेव करेंगे और आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी सेव रहेगी, फिर आप लोगों को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। जी डॉक्टर साहब, ये जो कंस्ट्रक्शन के मामला हैं ये बड़े पुरखतर होते हैं और इसको बहुत सारे ख़तरात का सामना होता है लेबर को इसके ऊपर काम करते हुए। और उस पर आपने बहुत सी रिसर्च भी आपकी शाया हुई है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी, और मुख्तलिफ जो रिसर्च आर्टिकल्स या जो जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें भी आपके आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो मुझे सम अप करके बताइए जो अनसेफ कंस्ट्रक्शन बिहेवियर है और जिसको हम बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी कहते हैं, और कंस्ट्रक्शन रिस्क मैनेजमेंट, ये तीन बड़े जो वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के हवाले से, और आपका बड़ा तजर्बा होता है जो ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर। तो थोड़ा सम अप करके हमें बताइए कि ये तीनों क्या हैं और इनकी क्या अहमियत है कंस्ट्रक्शन के अंदर। देखिए उसमें अब चूँकि सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सारी की सारी चूँकि अब इंजीनियरिंग तो है ही 2+2 इस तरह नंबरिंग में जो है ना वो सारा हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो फिर जो सारी रिसर्च या जो पब्लिकेशंस की हैं तो जो मौका मिला है तो वो हम सारा वो एक जो इंटरनेशनल जो रिसर्च जर्नल्स हैं, तो ये जो अभी आपने जिक्र किया था शुरू में वो भी कि इतनी साइटेशंस की वजह से आया है कि मेरी रिसर्च को कितने लोगों ने यूटिलाइज़ किया है आगे, तो कितने लोग जो पीएचडी कर रहे हैं वो उसको किस तरह देख रहे हैं और उसको किस तरह वो अपने साइट कर रहे हैं। तो उस बेस पे जो है ना ये रैंकिंग जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का आपने जिक्र किया है। तो ये सारा अब उसमें देखें लाइफ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हर बंदे की। तो कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक रिस्की बिजनेस है। अब कह लें कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो डेजर्ट में आपने बिल्डिंग बनानी शुरू की है या कोई रिफाइनरी बनानी शुरू की है तो सारा वो उसमें हम जो ना वो अंडर द सन और हीट में और ये सारा कोई एसी नहीं होता है।
तो इस तरह सारे इन्वायरमेंट और फिर वर्किंग इन सम टाइम वर्किंग कन्फाइंड स्पेस होती है। आप जैसे आपने देखा होगा बाद में मैन होल खोल के तो सारा उनको साफ कर रहे होते हैं तो ब्लॉकेज हो गया कुछ हो गया तो उसमें गैसेज आ जाती हैं, वो भी डेंजरस होता है। फिर मटेरियल्स ऐसे हैं कि कुछ आपके मटेरियल्स है ना वो आपको वो हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करते हैं। तो वर्किंग एट हाइट होता है, तो जैसे आपने अब देखा होगा पाकिस्तानी इधर जो आप प्लास्टरिंग कर रहे हैं बिल्डिंग की हाई राइज पे, तो बड़े प्लेटफॉर्म जो है ना वो इतने जैसे वुडन के पैनल रखे हुए हैं और उस पर बंदा खड़ा होकर काम कर रहा है। तो वर्किंग एट हाइट से वो जो है ना वो स्लिप होने के और गिरने के चांसेस ना ज़्यादा। ये सारा जो है हम फिर करते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक रिस्की बिजनेस है, तो उसको हम ना सेफ्टी के लिए मतलब एम्फेसाइज करते हैं कि आपने देखिए हर बंदा जो ना काम पे जाता है तो वो चाहता है कि शाम को जो ना सही सलामत अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ वापस आ जाए। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि वो जब काम पे जाए तो आज उसकी टांग टूटी हो या बाजू या कोई फ्रैक्चर आया हो या उस पर जो ना पाँव पे कोई स्टील प्लेट गिर गई हो है। तो ये सारी चीज़ें पर हम इसलिए कोशिश करते हैं कि सेफ्टी पे इसको जितना एक तो इंजीनियरिंग का अप्लाई करो आप, इंजीनियरिंग मतलब कि ऑटोमेशन लेके आओ और ह्यूमन बीइंग को ज़रा जितना आप दूर रख सकते हैं उससे रखें। फिर उसके बाद जहाँ पे हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम कोई मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं कि आपने ना वो जो हमारे क्रूज़ हैं उनकी ग्रुपिंग जो है ना वो इस तरह करनी है ताकि वो कंफर्टेबली कंजेशन ना हो और कम ना हो जितने काम के लिए चाहिए। तो फिर वो मैनेजमेंट कंट्रोल पे लास्टली अगर हम वो नहीं कर सकते तो फिर हम जो है ना उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हैं कि वो आप हेलमेट पहनेंगे, वो सेफ्टी शूज़ पहनेंगे, वो ग्लव्स पहनेंगे, वो ग्लासेस लगाएंगे हैं, वो वेस्ट लगाएंगे। तो ये हम सारे उनको जो है ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कास्ट, मतलब ना हर प्रोजेक्ट में ये होते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएँ। तो ये सेफ्टी का इशू एड्रेस करते हैं। दूसरा जो रिस्क मैनेजमेंट, आप देखें कंस्ट्रक्शन पे रिस्की बिजनेस है तो रिस्क उसमें कास्ट इंक्रीज हो रही है, उसमें फाइनेंशियली जो ना प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट पे है एक और ये एक बड़ा एक हॉट एरिया कि कैसे आपने जो ना वो रिस्क को मैनेज करना है, खा वो लेबर के रिस्क हों, कॉन्ट्रैक्ट्स के हों, एस्केलेशन के हों, कास्ट इंक्रीज के हों कुछ। तो ये एक मैंने जो है ना जो एक कंस्ट्रक्शन में जो एरियाज हैं तो उन पे जो है ना थोड़ी सी कोशिश की है कि तवज्जो दें। और आप देखें ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि कंस्ट्रक्शन जो है ना वो एक बिजनेस साइड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने में आप ऐसे कि डिज़ाइन जो होता है ना प्रोजेक्ट की, मसलन लेट से कि एक 100 रियाल का प्रोजेक्ट है, छोटी एग्जांपल, या 100 मिलियन का है, तो उसमें जो अब इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि एक आप देखें डिप्लोमा करवाते हैं तो उधर जो सारा एम्फेसिस होता है ना वो टेक्नीशियन साइड पे होता है। हम उनको जो है ना ताकि उन्होंने प्रैक्टिकली जो है ना वो इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, प्लम्बर का करना है, तो उससे कैसे उन्होंने सारा उसको ऑपरेट करना है। तो इंजीनियरिंग जब हम कराते हैं तो एम्फेसिस जो है ना वो सारा डिज़ाइन पे होता है। तो आपने डिज़ाइन सिखाना उनको जो है ना वो सिविल इंजीनियर के स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन, फाउंडेशन के, रोड के डिज़ाइन पे एम्फेसिस इंजीनियरिंग में। थ्योरेटिकली उनकी जो ना मतलब उनको इंजीनियर्स को जो है ना वो उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब इसमें जब वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट की किसी भी टोटल कास्ट लेते हैं ना तो 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है तो मेन कास्ट जो है ना प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन पे लगती है। जैसे आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं या आप रोड बना रहे हैं तो जो डिज़ाइन कास्ट है वो 2% होगी, 3% होगी, 5% होगी, मैक्सिमम 10% हो जाएगी, कोई 15% तक मैक्सिमम चली जाती है। बाकी रेस्ट ऑफ द मनी जो है ना 90 to 95%, 85% मनी आपने साइड पे कंस्ट्रक्ट करना है। अब वो उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग है ना वो तो इतनी टिपिकल है कि आप जितना मर्जी अच्छा डिज़ाइन बना लें, लेकिन अगर आप उसको साइड पे कंट्रोल नहीं कर रहे तो वो फिर सारी क्वालिटी आप ला ही नहीं सकते। आप देखें कि जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो आपने मतलब कॉलम बना रहे आप हैं या स्लैब बन रही है तो सरिया जो है ना वो सारा तो एम्बेड हो जाता है उसमें, जो है ना तो नंबर ऑफ बार्स आपने उतने रखने हैं, डायमीटर उनका उतना रखना है और उसको रस्टेड ना हो। तो ये सारा चूँकि सारी चीज़ तो एम्बेड हो जाती है, बाद में तो कोई नहीं देख सकता है। तो इसलिए आपने क्वालिटी कंट्रोल जो है ना एट द स्पॉट टाइम पे जो है ना प्रोसेस को कंट्रोल करना है। और फिर उसमें टेक्निकली इतनी चीज़ें हैं कि जैसे लेट से हम कंक्रीट बनाते हैं
कंक्रीट है उसमें हम हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है बाय वेट कि आप इतने किलोग्राम सीमेंट आ रहा है, इतने किलोग्राम एग्रीगेट आ रही है और बाकी चीज़ें आ रही। अगर हम उसमें थोड़ा सा जो है ना पानी ज़्यादा मिक्स कर दें तो पानी मिक्स करें उसकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो आपको जो है ना वो सारा एक कम्बिनेशन जो है ना वो रखना पड़ता है कि साइड पे आपने इन चीज़ों को इस तरह कंट्रोल करना है ताकि क्वालिटी जो है ना वो मेंटेन रहे। इन चीज़ों से फिर जो है ना इस पर तवज्जो देनी पड़ती है कि कंस्ट्रक्शन साइड जो है ना वो एट दी स्पॉट आपने जो बना रहे हैं उसको डेली बेस पे आपने चेक करना और डेली बेस पे आपने उसको मेंटेन करना, तो फिर आप जो है ना एक क्वालिटी प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। ये नहीं कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है आप समझे कि अब डिज़ाइन हो गया अब जो है ना वो कंस्ट्रक्शन पे आप नहीं करेंगे, लेकिन हर स्टेप पे आपने तवज्जो देनी है। देखिए मटीरियल की सिलेक्शन है, मटीरियल की मॉनिटरिंग है, उनकी मटीरियल की चेकिंग है, तो फिर उसके बाद सारी जो कंक्रीट की मिक्सिंग है, फिनिशिंग है उसकी है। तो ये हर मतलब ना एक प्रोसेस है पूरा जो कंस्ट्रक्शन है। इसलिए जो आपके देखें कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी डिफरेंट दैन मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग आप इस तरह देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आपका मोबाइल फ़ोन है, आप इसमें मोबाइल फ़ोन ये होता है कि कंपनी ने उसको डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करके उसको मैन्युफैक्चर कर दिया और उसके बाद डिस्प्ले कर दिया। आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ये सैमसंग है, ये दूसरा है, ये आईफोन है, ये फ्ला है। तो इस तरह आप जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल है वो भी आप सारी कारें जो है ना वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो है ना वो जनाब टोयोटा है या ये जो फोर्ड है, ये मतलब आप सारी प्रोडक्ट पहले बन चुका होता है। हमारे जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें प्रोडक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पहले होता है। ओनर जो है ना ओनर पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे आप लेट से कि आपने जो है ना वो अल इमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट अल इमाम यूनिवर्सिटी पहले करेगी, तो एक डिज़ाइनर के साथ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ। प्रोडक्ट बाद में बनता है, तो प्रोडक्ट जब बाद में बनना तो इसका मतलब आपने सारा वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन उसके मुताबिक जो है ना वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बने हैं, उसमें बुक ऑफ स्पेसिफिकेशन बनी है, उसमें टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उन सारे को आपने फॉलो करके एक तो जो है ना वो सेट ऑफ ड्राइंग के मुताबिक उसकी कंस्ट्रक्शन साइड पे करनी है। तो साइड पे आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है। जी नाज़रीन इकराम, आप गुफ्तगू सुन रहे थे हमारे माहिरीन की जो आज पैनल में मौजूद थे। और नाज़रीन इकराम, यौम तसीस के हवाले से आज का जो प्रोग्राम था इज़हार विद राशिद महमूद, उसको इख्तिताम देते हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आपकी हुस्न समात का बहुत शुक्रिया और जल्द आपसे मिलते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़।